अननोन मैन एग्जिस्ट इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, क्या सही है? बिल्कुल। आप देखिए अननोन गनमैन क्या क्या नहीं कर रहा। अभी आप देखिए हाफिज सईद के एक राइट हैंड मैन है सिंधी करके, उनको मार गिराया गया जी। कहीं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में, तो मुझे फ़ोन आया और बोला कि एक कोई बंदा है जिसका नाम है ज़हूर मिस्त्री और उसको मारा गया है। तो ज़हूर मिस्त्री एक आतंकवादी हैं और उस पूरी हाईजैकिंग में शामिल ही नहीं थे, उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे और उसका कोड नेम था बोला, और वही ये ज़हूर मिस्त्री था जिसको मारा गया था। इजराइल की एक अंडरकवर एजेंट कैथरीन पेरेज शक्दम के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। किस तरह से उन्होंने ईरान की जड़ें कमजोर की, एक जासूस के तौर पर किसी को शक भी नहीं होने दिया। मोसाद को एक बहुत ही क्रिटिकल उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की कि IRGC के कमांडर्स की मूवमेंट क्या होती है, आर्मी के जो ईरान के लोग हैं वो कहाँ पर अपना नेटवर्क बेस करते हैं, न्यूक्लियर साइट्स को लेकर काफी न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं, बेसिस कहाँ पर हैं। तो ये सब जो है एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था मोसाद के स्पाई ऑपरेशन का। इंडिया के एक लेजेंडरी स्पाई हुए रविंद्र कौशिक, जो पाकिस्तानी आर्मी में घुसपैठ कर गए थे एक बड़े ऊंचे स्तर पर। रविंद्र कौशिक ने बहुत बारीकी से पाकिस्तान में अपना समय बिताया और बारीकी से समझा पाकिस्तान की पूरी आर्मी को और उनके पूरे रहन सहन को। आर्मी में वो सर्व करते रहे और भारत की RNAW को और सरकार को पूरी डिटेल्स देते रहे। हालांकि उनका कवर कैसे उड़ा, कैसे पता चला कि ये इंडियन एजेंट हैं? आई थिंक कश्मीर की हैंडलिंग में सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती अगर कश्मीर में किसी की रही है, वो आप नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी या फारूक अब्दुल्ला नहीं है, वो इंटेलिजेंस। आपको पता है कि आज के पॉडकास्ट को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड क्यों हूँ? इसलिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसे मास्टरमाइंड्स, रियल लाइफ हीरोज की बात करने वाले हैं जिन्होंने अंडरकवर एजेंट्स बनकर, जासूस बनकर और अननोन मैन के तौर पर अपने कारनामों से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये ऐसे मास्टरमाइंड्स हैं जिनके आगे फिल्मों की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। और इनमें से एक है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो कि 7 साल तक इंडिया के अंडरकवर एजेंट थे पाकिस्तान में। यही नहीं, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स की और नेशनल सिक्योरिटी की। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ देश के नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों के एक्सपर्ट आदित्य राज कौल जुड़ रहे हैं, जो कि एक नेशनल न्यूज चैनल में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1 to 1 विद रिचा पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद रिचा। तो आदित्य, सबसे पहले मैं अननोन मैन की बात करना चाहती हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने एक फिल्म में धुरंधर, जो कि जल्द रिलीज होगी इस साल, उसमें अपनी सेवाएं दी हैं अननोन मैन को लेकर। तो कुछ बताइए अननोन मैन के दिलचस्प किस्से। देखिए, धुरंधर जो फिल्म है ये एक बहुत ही शानदार जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं आदित्य दर, जिनको आप जानते होंगे उरी फिल्म से, जिनने ये कॉन्सेप्ट जो एक डायलॉग लाया, हाउस द जोश, आपने विकी कौशल को देखा होगा उस वक्त, राइट। तो वो एक नेशनल मोमेंटम बन गया। आज भी आप देखते हैं कि आर्मी में कहीं पे कोई इवेंट होता है, कुछ होता है, तो बोलते हैं हाउस द जोश। तो वो उरी एक एंथम बन गया। उसके बाद आर्टिकल 370 आई, जिसमें मैं कंसल्टेंट था, और बहुत ही शानदार तरीके से आदित्य दर और जो बाकी सब उनकी टीम थी उन्होंने वो बनाया यामी गौतम के साथ। और अब जो फिल्म आने वाली है धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह हैं, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं और साथ में अक्षय खन्ना हैं, राकेश बेदी भी हैं। तो बहुत ही मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसमें कंसल्टेंट हूँ, मेरा तो बहुत ही छोटा एक रोल है फैक्ट्स को लेके और थोड़ी बहुत स्टोरी को लेके कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये कहानी जो है आज तक मुझे लगता है कि बड़े पर्दे पर नहीं आई है। और कहानी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही शानदार थ्रिलर है और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कैरेक्टराइजेशन बनाई गई है। ऐसा प्लॉट है, रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मैं कहूँगा कि एक नहीं, कई रियल लाइफ स्टोरीज से ये इंस्पायर्ड है। और एक लोगों में जज्बा भी आएगा कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक शानदार फिल्म है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इंडिया में ना बहुत बार हम बॉलीवुड कहते हैं, हॉलीवुड का एक ट्रांसलेट वर्जन करते हुए यहाँ पर मैं बॉलीवुड को बॉलीवुड नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि एक हिंदी सिनेमा है या फिर एक रीजनल सिनेमा है और उसको वही इम्पोर्टेंस
और वही एक कद्र जो है देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आदित्य धर का जो काम है वो एक ऐसा कमर्शियल काम नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि लोग जो है नाचें गाएं तालियां बजाएं और सीटियां बजाएं और ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि एक ग्लोबल सिनेमा की जो पहचान इंडियन सिनेमा को मिलनी चाहिए थी वो अब मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा उन्होंने प्लॉट बनाया है या इस लेवल का सिनेमा बनाया है जिसमें आप बहुत सारी जो वेस्टर्न फिल्म्स हैं हॉलीवुड की या बाकी जगहों की, उससे आप धुरंधर को कंपेयर कर पाएंगे। सो जब हम अननोन मैन की बात करते हैं, अननोन मैन एग्जिस्ट इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, क्या सही है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अननोन गनमैन की एक कहानी जो है, जो आमतौर पे हम सोशल मीडिया पे सुनते आते हैं, मैं एज अ जर्नलिस्ट आपको बता सकता हूँ फिल्म्स के अलावा, कि एक कॉन्सेप्ट अननोन गनमैन का पिछले कुछ साल से जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आया जी, कि कई लोगों की लगी जो कि भारत के निशाने पर थे। जी, और चाहे वो लश्कर तौयबा के हों, जैश मोहम्मद के हों या किसी दूसरी तंजीम के। और मेरे को याद है कि मैं 2022 में जब कहीं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में, तो मुझे फ़ोन आया और बोला कि एक कोई बंदा है जिसका नाम है ज़हूर मिस्त्री, और उसको पाकिस्तान के कराची में, और वहाँ पर एक कॉलोनी में एक कारपेंटर की दुकान थी बड़ी, और वहाँ पर तो मैंने बोला ज़हूर मिस्त्री कौन है, कैसे है? तो बोला आप चेक कीजिए। तो मैंने चेक किया, तो पहले तो मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि न्यूज़ में कहीं नहीं आया था। फिर थोड़ा खंगाला तो एक किसी वेबसाइट पे कुछ आया था कि एक किसी आदमी की जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए, उस पर गोली चलाई। फिर मैंने और गहराई से अपने जो पाकिस्तान में मेरे मित्र हैं जो कि पत्रकार हैं उनको फ़ोन किया, पता करवाया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बारीकी से पता किया और मुझे बताया कि हाँ, एक ज़हूर मिस्त्री है, यहाँ पर एक कॉलोनी है कराची में, वहाँ पर उसको अचानक से गया। एक सीसीटीवी में बाइक आते हुए भी दिख रही है, वहाँ पर पुलिस भी थी, लेकिन एक हिदायत गई है पुलिस से और आर्मी से कि ये स्टोरी कवर न की जाए। तब मुझे क्यूरियोसिटी जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ी और मेरे पास 2 तस्वीरें भी आईं। एक तस्वीर जो है एक हुए इंसान की, दाढ़ी उसकी लंबी और उसको यहाँ पर जो ज़हूर मिस्त्री था और सर पे गोली लगी। फिर मैंने पता करने की कोशिश की, ज़हूर मिस्त्री नाम इंटरेस्टिंग है कौन? लेकिन फिर मुझे पता चला कि IC-814 की जो हाईजैकिंग हुई थी कई साल पहले काठमांडू से, और फिर आपको पता होगा इस पर जो है एक वेब सीरीज भी नेटफ्लिक्स पे बनी है, और मसूद अजहर को तभी छोड़ा था, मसूद अजहर, मुश्ताक लटरम और एक और जो आतंकवादी हैं उनको जो है रिलीज़ किया गया था IC-814 की हाईजैकिंग में। तो ज़हूर मिस्त्री एक आतंकवादी हैं और उस पूरी हाईजैकिंग में शामिल ही नहीं थे, उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। जो 5 आतंकवादी या 6 आतंकवादी थे उसमें एक ज़हूर मिस्त्री थे और उसका कोड नेम था बोला, और वही ये ज़हूर मिस्त्री था जिसको। तो जैसे ज़हूर मिस्त्री का आपने जिक्र किया, ऐसे और भी कई आतंकवादियों को वहाँ पर टारगेटेड तौर से किया। क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक इन्वेस्टिगेटर भी हैं अपने स्तर पर, तो आपको लगता है कि ये अननोन मैन किसी फॉरेन कंट्री से इंस्पायर्ड होते हैं या फिर हम वहाँ पर कि क्या होता पीछे क्या है? कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको यही कहूँ कि सबसे पहले तो एक हमारे RNAW के पुराने चीफ रहे हैं विक्रम सूद, जिन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे बहुत ही शानदार चीज़ बोली। उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज शुड हैव लॉन्ग मेमोरीज, और इसका मतलब है कि आपके साथ 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, इवन 50 साल पहले कुछ ऐसी घटना घट जाती है और आप उसका रिएक्शन नहीं कर पाते या उसका जवाब नहीं दे पाते, बट आपको याद तो रखना पड़ेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे साथ ये हुआ, सिर्फ हमारे साथ ही ये नहीं हुआ, हमारे देश के साथ ये हुआ, और इसका जवाब तो होगा। चाहे कुछ ऐसी पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल ऐसी मजबूरियां रही होंगी कि उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक ना एक दिन तो जवाब मिलेगा। अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं जी। आप इजराइल और जो है हमास का युद्ध देखिए कि कैसे पिछले 3 साल में खासकर चला है। 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ सदर्न इजराइल में, उसके बाद जो मोसाद है और शिनबेत है, उन्होंने एक जो है प्रण लिया कि जितने भी आका हैं हमास के, हिजबुल्लाह के, ईरान के, IRGC के, जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने ये कंस्पिरेसी की, उनको हम तबाह ही नहीं करेंगे, उनको हम चुन चुन के, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी छिपे हों। और आज देखिए
कि करीबन 2 साल होने को आए हैं, अभी 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे जी। और चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो IRGC हो, उनके जितने भी कमांडर्स हैं उन सबको गया है, सिर्फ जो है गाज़ा में ही नहीं, चाहे वो ईरान में हो या कहीं भी हो। तो ये मोसाद की एक ट्रेनिंग रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जब IC 814 का पूरा हाईजैकिंग हुआ उस वक्त वो एक प्रमुख नेगोशिएटर थे। हाँ, उस टीम में थे जो कि रिहाई के लिए बात कर रहे थे। जी, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर उनके पास 1 या 2 दिन और होते तो वो कुछ ऐसा करिश्मा कर पाते कि आतंकवादियों को रिहा नहीं करना पड़ता। आई थिंक अजीत डोभाल जी के ऊपर हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट रहे हैं, तो मेरे पास उससे जुड़े काफ़ी सवाल हैं। लेकिन अभी अगर हम इज़राइल और ईरान जिसका आपने जिक्र किया उस पर लौटें तो इज़राइल के एक अंडरकवर एजेंट कैथरीन पेरेस शकदम के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया, अंदर घुसकर और ईरान के टॉप लीडर तक अपनी पहुंच बनाई, किस तरह से उन्होंने ईरान की जड़ें कमज़ोर की, एक जासूस के तौर पर किसी को शक भी नहीं होने दिया। देखिए, कैथरीन पेरेस जो हैं वो एक जूइश फैमिली से आती हैं, फ्रांस में वहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो लंदन गई जो है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उनकी जो है शादी हुई यमन में, और वहीं पर उनको जो है रेडिकलाइजेशन का एक जो है पहला पाठ जो है पढ़ाया गया, और उसके बाद उन्होंने अपना नेविगेट किया और वो ईरान पहुंची, और तेहरान में उन्होंने जो IRGC के कमांडर्स हैं उनकी, और वो मोसाद की एजेंट थी। देखिए 2022 के एक इंटरव्यू में कैथरीन ने कहा है कि ये सब गलत है, मैं मोसाद की एजेंट नहीं हूँ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सच तो किसी को नहीं पता। आज तक जितने भी मोसाद के एजेंट हैं कोई सामने तो आया नहीं ये बताने के लिए कि मैं ही मोसाद का एजेंट था या मैंने ही ये काम किया। तो कैथरीन की जो कहानी बताई जाती है कि वो एक मोसाद की एजेंट थी, और कैथरीन जो है किसी तरीके से तेहरान पहुंची, और वो फ़ारसी तो अच्छी बोलती ही थी लेकिन उनको रिलीजियस टेक्स्ट की जो नॉलेज थी बहुत उम्दा थी। तो वो किसी तरीके से खमेनाई के इनर सर्कल में पहुंची। खमेनाई जो कि सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, बिल्कुल सुप्रीम लीडर हैं। और खमेनाई ही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया इब्राहिम रईसी का, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी हुई। तो ये बताया गया कि जो खमेनाई की खुद की वेबसाइट है, खुद के ब्लॉग्स हैं, वहाँ पर इनके आर्टिकल्स जो हैं छपे। आप रईसी को देखिए कि कितना क्लोज इनका नेटवर्क था कि वहाँ पर भी इन्होंने इंटरव्यू किया, और जो IRGC के कमांडर्स थे उनके साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई। उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पार्टनर्स थे, उन सब के साथ इनकी मीटिंग होती रही। और ये कहा जाता है कि मोसाद को एक बहुत ही क्रिटिकल उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की कि IRGC के कमांडर्स की मूवमेंट क्या होती है, आर्मी के जो ईरान के लोग हैं वो कहाँ कहाँ पर अपना नेटवर्क बेस करते हैं, साइट्स को लेकर न्यूक्लियर साइट्स कहाँ पर हैं, बेसिस कहाँ पर हैं। तो ये सब जो है एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था मोसाद के स्पाई ऑपरेशन का। और आप देखिए जो 12 दिन का युद्ध भी हुआ, पहले तो एक बहुत ही हिस्टोरिक था 6 डे वॉर कई सालों पहले। अब ये 12 दिन का युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने बोला, एक प्रण लिया कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। और उसी के तहत वो इंटेलिजेंस कैसे आया, कहाँ से आया? कुछ तो ऐसे लोग रहे होंगे तेहरान में और बाकी जगहों पे जो ये इंटेलिजेंस मोसाद को प्रोवाइड कर रहे होंगे। और एक बहुत दिलचस्प बात है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने पिछले साल अक्टूबर 2024 में बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया कि जिस सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को इजरायली जासूसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था वो खुद ही इजराइल के एजेंट निकले। आप देखिए ना, मुझे तो इतना भी ज्ञान है मतलब कि जासूस किस हद तक घुस सकते हैं सिस्टम में और कैसे खोखला कर सकते हैं अपने दुश्मन देश को। मतलब ये इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और आप ये देखिए कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये जूइश लड़की ही कैथरीन पेरेस हैं, इसी ने सिर्फ किया होगा? मुझे तो लगता है कि हज़ारों ऐसे स्पाई होंगे या रिक्रूट्स होंगे या ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे जो इजराइल के लिए वहाँ पर काम कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि कई सालों के बाद ये भी सामने आएगा कि IRGC या ईरान की जो आर्मी है, जो थल सेना है, उनके कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे। तो ये है मोसाद का नेटवर्क। और ये मोसाद का नेटवर्क आज ही नहीं आया है। कई सालों पहले जब होलोकॉस्ट हुआ, जो बर्बरता
जो है ज्यूज़ के साथ हुई, उसके बाद भी उन्होंने प्रण लिया। जो पहली राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी इज़राइल की, उन्होंने ये प्रण लिया कि हम जितने भी ये नाजी हैं, चाहे वो अर्जेंटीना में छिपे या कहीं और छिपे, हम वहाँ से पकड़ के उनको लाएंगे। और पकड़ के लाया और उनको सज़ा जो है वहाँ पर मिली। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद का अगर आपको एक निपटारा करना है तो आपको एक ये प्रण तो लेना पड़ेगा। आपकी ये हॉट एंड कोल्ड जो है परस्यूट पॉलिसी नहीं हो सकती कि आज हम दोस्ती करेंगे और कल आतंकवाद का सामना करेंगे। आतंकवाद अगर है तो आपको इजराइल की तरह जो है उसका सामना करना पड़ेगा। एक हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आप देखिए इजराइल जोग्राफिकली जहाँ पर है, अरब देशों से पूरा घेरा पड़ा है, लैंडलॉक्ड है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू सर्वाइव, सर्वाइवल इज द ओनली ऑप्शन। और सिर्फ आप देखिए रक्षा मामलों में ही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, सिर्फ इन्वेंशन में ही नहीं, एग्रीकल्चर में, पानी में कितना ज्यादा उनका योगदान है। कितना छोटा सा देश है और उस मुकाबले में कितना आगे बढ़ चुका है। अगर हम इंडिया की तरफ लौटे, बात करते हैं इंडिया के कुछ लेजेंडरी स्पाइज की, जासूसों की, जिन्होंने अपने सर पर बहुत शानदार काम किया, और उनमें से एक हैं अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं 2014 से। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर 7 साल तक रहे, और खुद एक दिलचस्प किस्सा वो सुना रहे थे कि किसी ने एक बार उन्हें पकड़ लिया कहते हुए कि आप हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया। तो किस तरह से इंडियन एजेंट्स ने देश के लिए काम किया, कुछ इम्पॉर्टेंट दिलचस्प किस्से डोवाल साहब के बताइए। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि डोवाल साहब वहाँ पर आई थिंक 81 से 87 तक पाकिस्तान में रहे, और बहुत ही अहम योगदान उनका वहाँ पर भी रहा, और बहुत ही जो है हम्बल पर्सनालिटी है उनकी। कोई उनको ऐसा ईगो नहीं है कि वो आईबी के चीफ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उसके बाद करीबन 3 बार लगातार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट पर्सनालिटी उनकी बाहर से है, लेकिन जितनी सॉफ्ट वो बाहर से है उतनी ही हार्ड, उतना ही शार्प वो अंदर से है। तो कुछ किस्से तो उन्होंने खुद मुझे सुनाए हैं, लेकिन क्योंकि वो एनएसए हैं अभी और अभी उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे आपने किस्सा बताया, तो ऐसे किस्से बहुत हैं। कुछ किस्से तो ये भी हैं कि डोवाल साहब खुद एक दूसरे बेस में वहाँ पर रिक्शा पुलर की तरह गए या कुछ बेचने लगे। वो अमृतसर का मामला है आदित्य, जब ऑपरेशन थंडर हुआ था खालिस्तानियों के खिलाफ, तो उन्होंने एक रिक्शा चालक का रूप बना लिया, बहरूपिया बनकर, और ख़ुद को वहाँ पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर बताकर वो खालिस्तानियों से मिल गए, और उन्होंने जो इंडियन एजेंसीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। जी बिल्कुल। तो ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं डोवाल साहब की जो उन्होंने किया है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है कि बहुत ही शानदार व्यक्तित्व उनका है। इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान मेरी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मदद इसलिए की कि अंदर से झिझक होती है, मैं किसी से फेवर नहीं लेना चाहता, जबकि मैं सबको जानता हूँ सरकार में या फिर प्राइवेट लाइफ में। लेकिन जब मेरे परिवार में किसी के साथ बहुत बड़ी एक क्राइसिस हुआ, पैंडेमिक में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो अचानक से उनका फ़ोन आया मेरे पास और बोला कि किसी ने मुझे बताया कि आपके अंकल हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं, तो आपको अस्पताल नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इस अस्पताल में लेके जाइए जो सरकार का है। उनका खुद से आपको फ़ोन आया? खुद से फ़ोन आया। तो आप देखिए, और उसके करीब 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद मैं उनके पास गया, मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला कि आपने उनकी ज़िंदगी बचा ली। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा परम धर्म था, परमम धर्मम। तो ये उनकी पर्सनालिटी है। और मैं तो कहूँगा कि चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो कोई भी कोना हो, उसकी बारीकी से पहचान बहुत अच्छे से करते हैं। आप ये एग्जाम्पल आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में क्राइसिस होता है, तालिबान टेक ओवर करती है पूरी तरीके से, और पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हो, ये तो हमारे लिए काम करते हैं, ये तो हमारी टीम बी की तरह अफ़गानिस्तान को चलाएंगे। और आज 2025 में आप देखिए कि पाकिस्तान और तालिबान के क्या संबंध हैं, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और दुबई में जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो तालिबान से मुलाकात करने जाते हैं। जयशंकर जो है तालिबान से मुलाकात करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं। तो ये कौन कर रहा है? कोई तो जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में बैठा है जो ये सोच रहा है
कि तालिबान जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता है वो तो गलत है, उसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल शतरंज है उसमें तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज रखना बहुत मजबूती है। इसलिए भी क्योंकि जो लोग हैं, अफगानी लोग हैं, वो हमारे साथ उनका बहुत ही अच्छा जो है ताल्लुक है। और सदियों से भारत और अफ़गानिस्तान के बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत ने बहुत ह्यूमैनिटेरियन मदद की है अफ़गानिस्तान में, वहाँ के लोगों की, चाहे कोई भी सरकार हो। तो और स्ट्रेटेजिक तौर पर भी अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ते रखना भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। हम डोवाल साहब के रोल पर ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ उस पर भी लौटेंगे, लेकिन अगर हम वापस लौटते हैं लेजेंडरी स्पाइस पर, जासूसों पर, तो इंडिया के एक लेजेंडरी स्पाई हुए रविंद्र कौशिक, जिन्हें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने ब्लैक टाइगर तक कहा था, और जो पाकिस्तानी आर्मी में घुसपैठ कर गए थे एक बड़े ऊंचे स्तर पर। हालांकि बाद में वो पकड़े गए। किस तरह से आज भी रॉ में, RNAW में उनकी चर्चा होती है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कवर करते हैं, मैंने सुना है कि उनकी बातें एकेडमी में भी पढ़ाई जाती हैं। देखिए, क्योंकि आपने RNAW की बात की तो, और आपने उनका जिक्र किया इंदिरा गांधी, जिनको बहुत लोग दुर्गा कहते थे, तो दुर्गा जो हैं, दुर्गा माता जो हैं, उनका बहुत ही सिग्निफिकेंस है RNAW में। इसमें मैं डिटेल में तो नहीं कह सकता कुछ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि दुर्गा को वर्शिप जो है RNAW एक अनदर लेवल पे करता है, और उन्हीं से एक ब्लेसिंग लेता है या सीख लेता है कि उनके ऑपरेशंस कैसे होंगे और क्या क्या वो दुनिया भर में करेंगे। रविंद्र कौशिक एक लेजेंडरी फिगर रहे हैं RNAW और हिंदुस्तान, भारत की पूरी हिस्ट्री में। रविंद्र कौशिक ने बहुत बारीकी से पाकिस्तान में अपना समय बिताया और बारीकी से समझा पाकिस्तान की पूरी आर्मी को और उनके पूरे रहन सहन को, और उसमें इन्फिल्ट्रेट किया। आर्मी में वो सर्व करते रहे और भारत की RNAW को और सरकार को पूरी डिटेल्स देते रहे। बहुत ही अहम जो है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं। उनके बाद पकड़ लिया ये। हालांकि उनका कवर कैसे उड़ा, कैसे पता चला कि ये इंडियन एजेंट हैं? आई थिंक कुछ डिटेल्स वहाँ पर रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है पकड़ी जाती हैं। कुछ फिल्म्स भी इसको लेकर कुछ आई हैं जिसमें डिटेल्स बताई गई हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पर शादी भी की, वहाँ उनका एक बच्चा भी हुआ था, पूरा फैमिली, हाँ, पूरे अच्छे से वहाँ पर फैमिली के साथ रविंद्र कौशिक रहते थे। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो बहुत चीज़ें सामने नहीं आती कि कई बार क्या होता है कि आप किसी को प्लांट कर देते हैं किसी गैंग में। आप देखें हिंदुस्तान में, मुंबई में कितने गैंग रहे। आपने दाऊद इब्राहिम का देखा, छोटा राजन का देखा, छोटा शकील देखा। ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत सारे गैंग्स हैं, चाहे वो बलोच गैंग हो, चाहे वो रहीम डकैत का एक गैंग हो, चाहे वो पश्तून का गैंग हो, और उनके ऑपरेशंस मेजरली कराची में रहते हैं, कराची के आसपास रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि गैंग्स के अंदर आप लोगों को प्लांट कर देते हैं और वहाँ पर वो अपना काम करते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो है, छोटा राजन ने बहुत चीज़ें ऐसी बोली हैं कि वो जब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गए मुंबई में, जब बम कांड हुआ उसके बाद, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें ये सामने नहीं आती। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे ये गैंग्स ऑपरेट करते हैं। और जैसे विक्रम सूद साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का कोई आर्मी का या यहाँ का कोई इंटेलिजेंस एजेंट सीधे वहाँ चला जाए। वहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से जो है ऑपरेशंस चला सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जितनी भी एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, चाहे वो किसी भी देश की हों, वहाँ पर इंटेलिजेंस के एजेंट्स रहते हैं। आप देखिए पाकिस्तान का हाई कमीशन यहाँ पर है दिल्ली में, तो वहाँ पर ISI का एक स्टेशन चीफ रहता है, और ISI के पूरे जो वीज़ा काउंसलर का डेजिग्नेशन दे देते हैं उनको, या काउंसलर देते हैं, या इकोनॉमिक अटैचे बोलते हैं, लेकिन असली में तो वो ISI के पूरे लोग हैं। अभी देखिए कि अभी ISI का एक जो है नेटवर्क बस्ट किया गया पाकिस्तान हाई कमीशन में, जो कि एक ज्योति मल्होत्रा करके एक लड़की थी, उसके साथ बातचीत करते थे। हाँ, तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उसने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान में पूरा 6-7 गनमैन के साथ, सिक्योरिटी के साथ उसको घुमाया और बाकी देशों में भेजा। उसके बाद 1-2 और यूट्यूबर्स को पकड़ा गया, पंजाब से भी कुछ लोगों को जी, तो पंजाब से, हरियाणा से इन लोगों को पकड़ा गया, और ये लोग यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है देते थे। तो ये एक बहुत ही बारीकी मसला है। मैं आपको एक और एग्जांपल, मेरे को धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही हैं। गलवान की घटना जब घटी भारत और चीन के बीच में, 2020 का समय होगा, मई के उसी कुछ दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक कॉल आया और बोला हिंदी में
कि मैं ऐसे जर्नलिस्ट हूँ, मैं डेली टेलीग्राफ लंदन के लिए काम करता हूँ, बहुत साल पहले हमारी बात हुई है, लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाह रहा था गलवान के ऊपर कि क्या हो रहा है, कौन सी आर्मी की मूवमेंट्स वहाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि देखिए मुझे तो कुछ डिटेल पता नहीं है, और आपको पता है कि मोदी सरकार है, ये लोग तो ज़्यादा कुछ बताते नहीं, तो हमें जर्नलिस्ट को खुद ही जो है कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है, अभी मैं बिज़ी हूँ, तो उन्होंने बोला चलिए मैं कल फ़ोन करता हूँ। तो मुझे कुछ शक हुआ, तो मैंने डेली टेलीग्राफ के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया और बोला कि ये आदमी आपके लिए काम करता है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। फिर मैंने 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फ़ोन किया भारत में और उनको बोला ये नंबर है। तो उन्होंने बोला जब भी अगली बार फ़ोन आएगा आप रिकॉर्ड कीजिएगा। तो अगले दिन फ़ोन आया, मैंने रिकॉर्ड किया पूरा, और तब मुझे शक खुद से हुआ क्योंकि उनका जो एक्सेंट था पंजाबी था, और वो पंजाबी हिंदुस्तानी पंजाबी एक्सेंट नहीं था, ये पाकिस्तानी पंजाबी एक्सेंट था। और तब उन्होंने मुझे बोला कि कुछ जर्नलिस्ट का उन्होंने नाम लिया कि इनका नंबर आप दे दीजिए, और जो, अब मैं जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जैसे गौरव करके कोई जर्नलिस्ट हैं, वो डिफेंस वो कवर करते हैं, तो उन्होंने बोला गौरव करके कुछ ऐसा ना पंजाबी में ये बोला, तो उससे पूरा मुझे क्लियर हो गया कि ये तो गड़बड़ है कुछ। तो मैंने रिकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भेजी और शाम तक मुझे बताया गया कि ये जो नंबर है ये दिल्ली के एक इलाके से लिया गया 3 साल पहले, और पाकिस्तान हाई कमीशन में कोई था तैनात, उसने ये नंबर ख़रीदा था। अब ये नंबर तो बंद है, लेकिन इस पे व्हाट्सएप चलता है, और ये 3-4 साल से लगातार ये व्हाट्सएप चलाते हैं और जर्नलिस्ट को या ज़्यादातर आर्मी के लोगों को फ़ोन करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पोजिंग एज आर्मी ऑफिसर। तो मेरे को ये पोज कर रहा था एज अ जर्नलिस्ट टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन ऑन आर्मी मूवमेंट कि लद्दाख में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो लगातार, क्योंकि फिर मैंने हिस्ट्री देखी, तो जब आर्टिकल 370 का नलिफिकेशन हुआ, एब्रोगेशन हुआ, उस वक्त भी इसने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन क्योंकि इंटरनेट वहाँ कश्मीर में नहीं चल रहा था तो मैं इससे बात नहीं कर पाया। तो ऐसा तो बहुत होता है, ये भी एक एस्पियोनाज का तरीका है कि आप बेस बदल के, नाम बदल के, अपना करियर सब कुछ बदल के आप इन्फॉर्मेशन सीख करें। तो ये भी एक तरह के अननोन मैन है जो इनविजिबल आर्मी का, अदृश्य सेना का काम करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए अननोन गनमैन क्या क्या नहीं कर रहा। अभी आप देखिए हाफिज सईद के एक राइट हैंड मैन है सिंधी करके, उन पर हमला हुआ, गिराया गया। उसके बाद लश्कर तोयबा के या बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं यूएन डेजिग्नेटेड, उनके लोगों को जो है वहाँ बहुत ऐसे जो हैं बलोच ग्रुप्स का नाम आता है, पश्तून ग्रुप्स का नाम आता है, और वहाँ पर जो है ऐसे हमले हो रहे हैं। बहुत चीज़ें जो है सामने नहीं आती, क्योंकि आप पाकिस्तान मीडिया का रोल देखिए कि ISPR जो पाकिस्तान का आर्मी का है या ISI है, वो उनको पूरी तरीके से दिशा निर्देश देते हैं कि आप ये कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्टेट कंट्रोल मीडिया है, पूरे स्टेट कंट्रोल मीडिया, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। वो ये भी आरोप लगा रहे थे पाकिस्तानी मीडिया में कि अजीत डोवाल पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये आरोप लगा रहे थे। देखिए अजीत डोवाल से भी ज़्यादा तो विक्रम सूद का नाम वो गालियां देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विक्रम सूद जब RNW के चीफ थे, आई थिंक 2002 या 2003 की बात होगी, तब उनको लगता है कि बलूचिस्तान की ये जो रेबल मूवमेंट है, चाहे वो BLA हो, BLF हो या बाकी तंजीमें हों, वो सामने आई। लेकिन आप देखिए ना हिपोक्रेसी क्या है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको ये कहते हैं कि नहीं ये तो जो है फ्रीडम स्ट्रगल कर रही हैं, ये तो हमारे लिए जिहाद कर रही हैं। तो ये दोगलापन है। चाइना भी यही करता है। चाइना कहता है कि हमारे ऊपर अटैक होता है कराची में या बलूचिस्तान में, और ये आतंकवादी हैं BLA के जो करते हैं। लेकिन जब ब्रिक्स की डिक्लेरेशन होती है या बाकी बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन होती हैं, वहाँ जैश ए मोहम्मद का, लश्कर तोयबा का नाम नहीं लेते, वो पाकिस्तान की मदद करते हैं। लेकिन जब पोल खुल जाते हैं, जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर विदेशी मीडिया में जाकर कहते हैं दैट वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। बिल्कुल। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का एक तो न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, चूर चूर हो गया। उसके बाद अब देखिए कि पाकिस्तान ये दुनिया में कहता रहा कि हमारी इतनी बड़ी जो है उम्दा आर्मी है, एयरफोर्स है, क्या क्या नहीं है, लेकिन वो कहाँ, वो तो घुटनों पर टिक गए पूरी तरीके से। आप देखिए कि सबसे पहले हमने 9 ऐसे ठिकानों पे हमला किया जो आतंकवादी गढ़ थे, और चाहे वो बावलपुर हो, चाहे वो मुरीद के हो। बावलपुर जो है वो जैश ए मोहम्मद का गढ़ रहा है, मुरीद के लश्कर तोयबा का गढ़ रहा है। उसके बाद मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर एक लॉन्च पैड रहा है बहुत बड़ा, जो कि एक मस्जिद के अंदर है, सेम कोटली में भी।
तो ये कई सालों से, ये तो मैं खुद अपनी इन्वेस्टिगेशंस में मैंने देखा है, मैंने खुद सैयद सलाउद्दीन से बात की है, 2012-2013 में उसका इंटरव्यू लिया है, और बाकी हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों से बात की है। तो वो पता चलता है कि मुजफ्फराबाद कोटली में वो पूरा ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं। जितने भी आतंकवादी हमले, चाहे वो उरी के हों, चाहे वो पठानकोट के हों, पीओके से होते हैं, पीओके से होते हैं, सब पीओके से होते हैं। तो ये 9 ठिकानों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इसमें अननोन नंबर ऑफ लोग जो हैं, आतंकवादी जो हैं, है। उसके बाद पाकिस्तान में जब फिर से हमला किया और हमने बोला कि भाई हम पाकिस्तानी सिविलियंस के खिलाफ नहीं हैं, हम आपकी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम आर्मी पे हमला नहीं कर रहे, हम उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं जहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। पाकिस्तान ने तब भी हमला किया, जुर्रत की। उसके बाद हिंदुस्तान ने, जो कभी सोचा नहीं था मैंने खुद 10-15 साल से कि ऐसा होगा, एयरफील्ड्स जो पाकिस्तान के हैं, जो उनके एयर बेसिस हैं, जो उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, कम से कम 6-7, उन सबको पूरी तरीके से उड़ा दिया। उसमें सबसे बड़े 2 जो दृश्य जो ज़बरदस्त थे, वो था पहला रहीम यार खान का, जहां उनका जो टारमैक है वो पूरी तरीके से वहाँ गड्ढा हो गया। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो पूरी तरीके से उनका एयरबेस ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो नूर खान बेस है, नूर खान बेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो रावलपिंडी में है, और GHQ रावलपिंडी के अंदर आता है, सेना का गढ़ है, सेना का गढ़ है। जब नूर खान बेस पे हमला हुआ, वहाँ पर वीडियोस आने लगे कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, तब इन्होंने इमीडिएटली एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनको छिपा दिया एक अंडरग्राउंड टनल में। तो वो दुनिया को तो दहाड़ते रहे कि हम हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं। फिर पहलगाम हमला हुआ, और लेकिन जब उन पर हमला होने वाला था या उनके आसपास हुआ, तब वो बिल में छुप गए। तो सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितना वो प्रोपेगेंडा करते हैं और डिसइंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें आदित्य, जब इंडिया ने जवाब दिया तो इजराइल के अलावा किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की इंटरनेशनल कम्युनिटी में जी, चाहे वो अमेरिका हो। और अगर हम अमेरिका के रोल पर देखें तो अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुलाते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प जी। उसके बाद वहाँ की यूएस कमांड के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा अहम सहयोगी है जी। मतलब ये क्या ये इंडिया की डिप्लोमेसी की कुछ चूक है कि पाकिस्तान इतना करीब आ रहा है? क्या पाकिस्तान को फ़ायदा ज़्यादा मिला है या उन्होंने कुछ ऐसे पैंतरे चले हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। आई विल पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का हमेशा से ये रवैया रहा है कि वो चीन के साथ भी है और वो अमेरिका के साथ भी है। वो जहाँ उनको पैसे दिखें, जहाँ उनको लगे कि बहुत उनको एड आ रहा है, मिलिट्री एड हो, रिसोर्सेज हो, लोन्स हों, उस तरफ वो जाएगा। और आप सबसे पहले आपको जोग्राफिकली पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसको समझना पड़ेगा। टेररिज्म को 2 मिनट के लिए हम साइड में रख लें। आप देखिए, ईरान के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसलिए वो अमेरिका के लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चीन को और ईरान को अमेरिका काउंटर करना चाहता है। दूसरा ये कि जब भी हम एयर बेसिस की बात करते हैं, भारत ने तो अमेरिका को एयरबेस कोई दिया नहीं, बांग्लादेश ने भी तब तक नहीं दिया, और ये भी बोलते हैं कि जो तख्ता पलटी हुई उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि नेवल बेस या एयर बेस जो अमेरिका चाहता था बांग्लादेश में वो नहीं दिया गया, तो शेख हसीना निकल गई। तो पाकिस्तान, ये अटकलें हैं, ये सच, मतलब इसको किसी तरीके से हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि बाहर नहीं आया जी, कि पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेसिस प्रोवाइड करता है, चाहे वो रावलपिंडी में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, अनऑफिशियली, चाहे वो ईरान को काउंटर करने के लिए हो या चाइना को काउंटर करने के लिए हो। आप देखिए कैसी रणनीति पाकिस्तान चल रहा है कि चाइना को वो आयरन ब्रदर कहता है। चाइना का BRI के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। हालांकि पिछले 10 साल में हमने देखा कि कहीं भी प्रगति उसमें नहीं हुई। इनफैक्ट रिटर्न ऑफ रेवेन्यू जो है, किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू आ ही नहीं रहा चीन के लिए। तो चीन के लिए भी एक मजबूरी है कि BRI का जो पूरा एक्सटेंशन है वो पाकिस्तान से होकर ही चलता है, और ग्वादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान में, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कनेक्टिविटी के तौर पर बहुत अहमियत है। तो पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उठा रहा है, अगर हम इसको लमसम कहें तो। अब हम चीन की बात करते हैं। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ ही दिनों पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि एक बॉर्डर पर इंडिया ने 3 दुश्मनों का एक साथ सामना किया, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। और अगर हम अपने नेबरहुड की भी बात करें तो
बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बांग्लादेश एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका 94% बॉर्डर इंडिया से जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डिप्लोमेसी के आधार पे सवाल जो आपने पूछा उस पर उत्तर दूं कि डिप्लोमेसी क्यों हमारी अच्छी है। और लोगों को क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत अपने आप को अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक सुपर पावर देखना चाहता है, और आजकल के दौर में भी ये चाहता है कि दुनिया जो है नई दिल्ली से जो है सलाह ले, या नई दिल्ली का जो है योगदान डिप्लोमेसी में, ग्लोबल डिप्लोमेसी में हो, तो हमको तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये नज़रिया देखना पड़ेगा कि जब भी ये वैश्विक युद्ध हुए, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का हो या इजराइल का हमास का हो, इंडिया का क्या रवैया था? इंडिया ने न्यूट्रल अप्रोच रखी। इंडिया ने अप्रोच रखी जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रमुख है, वो सबसे पहले आता है। हम किसी का भी साथ नहीं देंगे। हम एक एक्सेस के खिलाफ दूसरे एक्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम वेस्टर्न पावर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे रशिया के खिलाफ, हम रशिया को ज्वाइन नहीं करेंगे यूक्रेन के खिलाफ। हम इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम इजराइल को ज्वाइन नहीं करेंगे पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन के खिलाफ। हम ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा को और गाज़ा के लोगों को देंगे, लेकिन उनका जो आतंकवाद है उसको हम कंडेम करेंगे। अगर हम यहाँ तुर्की की बात करें, तुर्की में जब कुछ समय पहले बहुत नुकसान हुआ, तबाही हुई, इंडिया ने दिल खोल कर मदद दी, अपने प्लेन्स भर भर के डॉक्टर्स भी भेजे, सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, और इंडिया तुर्की भाई भाई भी बोला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से एक क्लैरिटी हमें दे दी है। चीन का तो हमें पता था, तो चीन का नज़रिया या चीन की जो हेल्प पाकिस्तान को मिली उसमें हमें शौक नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पहलगाम का जो हमला हुआ उसमें जो 4 या 5 आतंकवादी थे, ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, कुछ कश्मीरी भी थे आतंकवादी, वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे वो चाइनीज़ था। वो अल्ट्रासेट यूज़ कर रहे थे। अल्ट्रासेट जो है सैटेलाइट फ़ोन की तरह होता है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन नहीं होता। तो अल्ट्रासेट एक डिवाइस है जो फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है और आप उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ऑडियो, टेक्स्ट और डिटेल्स उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा एक चाइनीज़ ऐप है जिसे एल्पाइन ऐप कहते हैं, जो गूगल मैप्स की तरह चलती है। उसमें आप लोकेशन पूरी तरीके से पहले एंटर कर दीजिए और वो ऑफ रिकॉर्ड होगी, वो इंटरनेट के द्वारा नहीं, उसमें डेटा पहले से होगा। और आप मानिए आप मुजफ्फराबाद से पहलगाम आ रहे हैं, यानी आप ट्रेस नहीं होंगे। आप ट्रेस नहीं होंगे। तो इमीडिएटली पहलगाम हमले के बाद जो सिक्योरिटी का पूरा ऑपरेशन 1 हफ्ते तक चला, उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स आई कि अल्ट्रासेट है और वो पिंग होता है, आप उसकी लोकेशन निकालते हैं, बट वो लोकेशन आपको देगा 10 से 20 किलोमीटर, और जंगल के अंदर 10 से 20 किलोमीटर लोकेशन देना, पिन पॉइंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो चाइना का इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस, मिसाइल्स, हर तरीके का योगदान है। टर्की का ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, मॉरल सपोर्ट एज अ मुस्लिम नेशन पूरी तरीके से है। हमने ये रियलाइज लेट किया। हमें लगा कि हमारा जो गुडविल जेस्चर है दुनिया के लिए, चाहे वो पैंडेमिक के दौरान हुआ कि हमने जो है रिलीफ दिया पूरे दुनिया को, चाहे वो कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ मालदीव्स में, टर्की में या दुनिया भर में कहीं भी, वहाँ हिंदुस्तान सबसे पहले खड़ा होता है। वो ठीक है, वो हमारा एक नेशनल पॉलिसी है कि हम दुनिया को एक फैमिली की तरह देखते हैं। वही G20 का थीम भी था, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव। तो ये तो चलेगा, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन जो कुछ ऐसे देश हैं जो एक इस्लामी कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं, दूसरा आतंकवाद को कंडेम नहीं करते, आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं और पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। लेकिन हमें इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि पिछले 10 से 15 साल में जो पाकिस्तान कुछ हद तक अलग थलग भी पड़ा है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। आप देखिए FATF का ग्रे लिस्टिंग हुआ और 2 बार उन्होंने ग्रे लिस्टिंग किया, बहुत हद तक इकोनॉमिकली पाकिस्तान को वीक किया। इमरान खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे जब पुलवामा की घटना घटी, उसके बाद जो है बालाकोट हुआ, और आज देखिए इमरान खान कहाँ है। जब उस वक्त के जो ISI चीफ थे वो काबुल के एक होटल से चाय पीते हुए अभिनंदन के ऊपर हमें तंज कस रहे थे, और आज वही ISI चीफ, वो कैप्टन अभिनंदन जो कि पकड़े गए थे और इंडिया के जवाबी हमले में वो उन्हें नीचे उतरना पड़ा था। बिल्कुल। तो वो ISI चीफ जो कि ख्वाब देख रहे थे कि मैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनूंगा, वो आज जेल के अंदर हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रखा है।
और अब जो आसिम मुनीर की रणनीति है वो ये है कि जो भी बाजवा ने किया, जो पहले पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, उसको रिवर्स किया जाए, उसको यू टर्न किया जाए, क्योंकि आसिम मुनीर जो है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल आर्मी वो चीफ्स ऑफ उनके पाकिस्तान भाषणों एवर। में भी झलकता है, जी और पुलवामा से पहले उन्होंने जो जिहादी और सांप्रदायिक भाषण दिया था जी वो उसकी नज़ीर ही थी वो। अगर हम बांग्लादेश के रोल पर बात करें, क्योंकि बांग्लादेश में अब इंडिया समर्थक सरकार नहीं है, शेख हसीना हट चुकी हैं, तख्ता पलट हो चुका है, और बांग्लादेश में चाइना एक खबरें हैं कि वहाँ पर एयरबेस बना रहा है जो कि इंडिया के बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी करीब 125 किलोमीटर दूर है। तो ये कितना बड़ा थ्रेट है? आई थिंक बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया को बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए उभर के आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी तक थी, जो कि उसमें खामियां थीं, उसमें करप्शन था, उसमें भी कुछ हद तक रेडिकलाइजेशन थी, लेकिन जो रेडिकलाइजेशन का एक लेवल था वो कम था। वो जैसे जमात इस्लामी है या बाकी कट्टरपंथी हैं या इवन अलकायदा है, उनको कंट्रोल करके रखा हुआ था। कभी कोई बड़ा ऐसा ग्रुप बनता था, कॉन्स्पिरेसी होती थी, उनको अरेस्ट कर दिया जाता था। लेकिन उन दिनों में भी, शेख हसीना के दौरान भी और पहले बेगम ज़िया के दौरान भी, आपने देखा कि वहाँ पर जो ब्लॉगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते थे या लोगों के खिलाफ बोलते थे, उनको भी मारा जाता था वहाँ पे। लेकिन जब से मोहम्मद यूनिस वहाँ पर आए और कहते हैं कि ये तख्ता पलटी हुई है, डेमोक्रेटिक तख्ता पलटी तो नहीं हुई, वायलेंस हुई, उसके बाद मोहम्मद यूनिस और वहाँ पर कहते हैं आए। कि इसमें अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना को भी यही लगता है। मैं आपको ये कहूँ कि रशिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2023 के नवंबर-दिसंबर के आसपास। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने ये कहा, और ये बांग्लादेश भी और दुनिया भर के अखबारों में भी आया, कि अमेरिका की CIA एक रेजिम चेंज ऑपरेशन बांग्लादेश में करने वाला है। और सो कॉल्ड ये कलर रेवोल्यूशन जो हमने मिडल ईस्ट के कुछ देशों में भी देखा, ये बांग्लादेश में होने वाला है। और उन्होंने कहानी ये बताई कि एक नेवल बेस या एयर बेस अमेरिका वहाँ चाहता है, और जब शेख हसीना के पास अमेरिका गया और बोला कि ये हमें चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, तो शेख हसीना ने साफ मना कर दिया। शेख हसीना ने कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। अगर हम आपको एक प्लेटर में अपना नेवल बेस और एयर बेस दे दें, तो हमारी जो शक्ति है या हमारा जो पावर है या हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसके पूरी खिलाफ हो जाएगा। तो अमेरिका ने फिर कहा, CIA ने फिर कहा कि अब हम आपको मज़ा चखाते हैं, और तब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अब ये जब रजीम चेंज हो चुका है, वहाँ तो चाइना एयरबेस बना रहा है, तो क्या अमेरिका के मंसूबे क्या खाली रह गए? आप ये भी देखिए ना, अमेरिका में भी तो सरकार पलटी। आप देखिए कि पहले डेमोक्रेट्स थे, और डेमोक्रेट्स के दौरान ये पूरा जो है रजीम चेंज हुआ, और अब जो हैं ट्रंप हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जो बाइडन के बेटे हैं, उनका बिजनेस इंटरेस्ट बहुत हद तक बांग्लादेश में है। और मोहम्मद यूनिस का भी अगर आप हिस्ट्री देखें, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि मोहम्मद यूनिस जो हैं क्लिंटन्स के बहुत करीब थे। मोहम्मद यूनिस ओबामा के बहुत करीब थे। वो वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी प्रभावित हैं, और बिल्कुल। वो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिल चुका है सोशल वर्क के लिए। तो आप एक चीज़ लोगों को नहीं पता, जो कि सिर्फ विकीलीक्स में आया था, कि मोहम्मद यूनिस आज से कई साल पहले, मुझे लगता है 2006 की बात होगी, जब मोहम्मद यूनिस को अमेरिका के जो दूतावास पे बुलाया गया, वहाँ लंच या डिनर वो लोग कर रहे थे, और उनको वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनने पूछा कि क्या आप कभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल बनना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, क्या? तो उन्होंने बोला, ये जो 2 महिलाएं हैं इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ करके हमको बांग्लादेश से बाहर इन दोनों को भेजना पड़ेगा। ये विकीलीक्स का डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बट लोगों ने उतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। तो जब ये 2006 में हुआ, आप देखिए 6 से अब तक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या। और वो 2 महिलाएं अब सीन से बाहर हैं। अब मैंने आपको बोला ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगर 2006 में अपने रिकॉर्ड्स में रखा है, तो तब से ये हो रहा है। तो ये कोशिश थी कि शेख हसीना ही नहीं, बेगम ज़िया को भी पूरी तरीके से आइसोलेट किया जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं ये आंकलन कर रहा हूँ, कि मोहम्मद यूनिस कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक टोटलिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नेंस बांग्लादेश में हो। माइनॉरिटीज़ पे हमला हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू तो अवामी लीग के साथ खड़े थे, तो ये तो हमले जायज़ हैं, ये तो होंगे ही। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, अंदर से बांग्लादेश को खोखला कर रहे हैं। जो रेडिकल्स हैं उनको पूरी तरीके से एक जो है और ओपन हैंड दे पाकिस्तान दिया को है। वहाँ पर एक तरह से फ्री हैंड मिल गया है। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रही हैं, आर्मी के तौर पे, इंटेलिजेंस के तौर पे,
जो कि आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेमोक्रेसी रिस्टोर कब होगी। अब ये इलेक्शंस की बात करते हैं बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश में अगले साल इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक होंगे? अगर शेख हसीना दिल्ली में है, अगर अवामी लीग को पूरी तरीके से आपने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, अगर बंगबंधु का जो हिस्टोरिक जो मेमोरियल है उसको आपने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, तो आप एक तरीके से अवामी लीग को ख़त्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी तौर पे आप माइनॉरिटीज़, हिंदू, क्रिश्चियन, अहमदिया, उन सबको हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। तो किस तरीके की डेमोक्रेसी आप बांग्लादेश में चाहते हैं? और आप हिस्ट्री में आप कैसे चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस को याद किया जाए एज समबडी हु फाउंडेड द ग्रामीण बैंक और उनको जो है अवार्ड से नवाजा गया, और समवन हु बिकेम अ पपेट ऑफ अ इंटेलिजेंस एजेंसी और अ पर्टिकुलर कंट्री? वो चीन भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है। तो वो इतिहास उनको जज करेगा। चलिए, अब इतिहास पर थोड़ा लौटते हैं। आप कश्मीर की बात करते हैं, आप कश्मीरी पंडित हैं, और जब आपके परिवार को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा तब आप बहुत छोटे रहे होंगे। कश्मीरी पंडितों की उस वक्त 1990s में क्या जगह थी और क्यों उन्हें वहाँ पर टारगेट किया गया? क्या वो उस सोसाइटी में अपर हैंड में थे? देखिए, अपर हैंड की तो कोई बात नहीं है। अपर हैंड अगर आप कहती हैं कि कश्मीरी पंडित टीचर्स हैं, एजुकेटेड हैं, अलग अलग तबके में जहाँ एजुकेशन से आपको नौकरियाँ मिलें उसमें हैं, वो अगर बड़ा तबका है, अपर तबका है, तो बिल्कुल थे। लेकिन ऐसा कहा जाए कि जायदाद बहुत ज़्यादा थी, पैसे थे, रसूख वाले थे, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित हमेशा अपनी एजुकेशन के लिए जाने गए हैं, हमेशा बंदूक उठाने के लिए, किसी को मारने के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए नहीं जाने जाते थे। तो कश्मीरी पंडितों पर क्यों हमला हुआ? कश्मीरी पंडितों पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को हिंदुस्तानी सबसे पहले मानते थे। वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बिलीफ रखते थे, और तब भी जब उनको मार थे, जब नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा था, उनको लगा कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की पुलिस उनको बचाने आएगी, जो कि कुछ हद तक आई भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो पूरी तरीके से एक मूक दर्शक पूरा हिंदुस्तान कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हुआ। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सब मूक दर्शक रहे। और जो हमारा निर्वासन वहाँ से हुआ और हमारे साथ जो है नरसंहार हुआ, ये 90 की ही बात नहीं है, उसके बाद भी कई सालों के बाद नादिमर्ग हुआ, छठी सिंहपुरा सिखों के साथ हुआ। तो पूरी तरीके से जो है रूट्स जो हैं, हमारी जो जड़ है कश्मीरी हिंदुओं की या सिखों की कश्मीर से, वो हटाने की प्रक्रिया जो है चालू हुई। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट भी हैं, कश्मीरी भी हैं, कश्मीर की हैंडलिंग में सबसे बड़ी गलती क्या थी? कहाँ से मैं शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? अगर इस मामले पर तो मैं 5 घंटे आप पर लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि हमें, आप पाकिस्तान को गाली दे सकते हैं, आप पाकिस्तान को बोल सकते हैं कि आपने किया, जो कि सच है। पाकिस्तान ने आर्म्स ट्रेनिंग दी JKLF को, हिजबुल मुजाहिदीन को, यासीन मलिक को। पाकिस्तान का तो एजेंडा ही था ना वो। बिल्कुल था, मैं आ रहा हूँ। तो पाकिस्तान पे आप हमला कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि उन्होंने ये शुरू किया, उन्होंने एक इस्लामिक सोसाइटी को रेडिकलाइज किया, या यासीन मलिक को पाला, सैयद सलाउद्दीन को पाला और आतंकवादी हमले किए। लेकिन आपने क्या किया? तो हमें अपने गिरबान में झांक के भी देखना पड़ेगा कि नई दिल्ली की क्या गलतियाँ रहीं। मुझे लगता है, और मैं अपने सेंसेस में ये आपको कहूँ, कि सबसे बड़ी गलती अगर कश्मीर में किसी की रही है, वो आप नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी या फ़ारूक अब्दुल्ला नहीं है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रही है। और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने अलगाववादी नेताओं को वहाँ पर पाला, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो बाकी कुछ जिलानी हो। जिलानी तो नहीं, बट यासीन मलिक को ज़रूर पाला, और बाकी कुछ और लोग थे जिनको मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो डेफोमेशन नोटिस भेजेंगे, मेरा वक्त ज़ाया होगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको पाला, जिनको पैसे दिया, रिसोर्सेज दिए, और उस हिसाब से पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। आज आप देखिए, ये AS दुल्लत हैं जो बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और पुलवामा के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान को बड़प्पन दिखाना चाहिए, उनको दिल्ली आना चाहिए बातचीत करने के लिए। आप कैसे बातचीत कर सकते हैं? देखिए, मैं भी पीस चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदू एक दिन जो है कश्मीर वापस जाए। पर आपको लगता है ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो।
जितनी भी मोदी सरकार को लगे कि पीस वापस आ गया है और पंडितों को वापस जाना चाहिए, कैसे जाएंगे? आप देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ही कितनी ऐसी हत्याएं हुई कश्मीरी हिंदुओं की, चाहे 10 ही हुई, 20 ही हुई, 25 ही हुई, हो तो रही हैं। मैं खुद अपने आप को सेफ नहीं वहाँ पर मानता, क्योंकि मैं टारगेट हूँ। मुझे अभी भी वो एज ए हिंदुस्तानी और हिंदू जब आप देखते वहाँ स्टोरीज कवर करने जाते हैं, पत्रकार के तौर पर जाते हैं, तो आपके ऊपर भी खतरा रहता है। बिल्कुल खतरा रहता है। और मैं तो इसलिए, क्योंकि सिर्फ मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कश्मीरी पंडित भी हूँ, हिंदू भी हूँ, और एक आउटस्पोकन अगेंस्ट पाकिस्तानी टेररिज्म या क्योंकि आप इस्लामिक एक विक्टिम भी रेडिकलाइजेशन, हैं टेररिज्म की। विक्टिम ऑफ टेररिज्म। सो वो हमेशा मेरे साथ 2014 में जब मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, मैं अपनी टीम के साथ लाल चौक में घूम रहा था, तो अचानक से पीछे से कोई आया, उसने मुझे धक्का दिया और कश्मीरी में बोला कि शिशी मरुन, मतलब तुम्हारी इच्छा मरने की है, तभी तुम यहाँ आए हो। और मेरी पूरी टीम वहाँ पर डर गई, तो बोला कि अगली बार हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत हुई। और भी मतलब थ्रेट्स तो आते रहते हैं, ईमेल आते हैं थ्रेट्स के कि आपको मार दिया जाएगा, दिल्ली में आपकी लोकेशन पता है हमें, हम मार देंगे आपको। तो ऐसा आता है। बट द रियलिटी इज़ कि पिछले 6 साल में कश्मीर बदला भी है। जब हम बदलाव की बात करते हैं आदित्य, आज के कश्मीर में पहले के कश्मीर में फ़र्क है, बदलाव है, लेकिन क्या सोच में बदलाव है? और सोच से जो वहाँ की मेजॉरिटी है, यानी मुस्लिम कश्मीरी है, क्या वो मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत था? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें लगे कि हम ओवरनाइट चेंज कर देंगे, ओवरनाइट माइंडसेट चेंज कर देंगे या लोकेशन में चेंज कर देंगे, वो नहीं होगा। बट ये जहाँ पर ओवरनाइट कहाँ, ये तो बहुत साल हो गए अब। नहीं, मैं आपको बताऊँ ना, अगर पिछले 30 साल से या 40 साल से आतंकवाद चल रहा है और आप सोचें कि 5 साल में हम आतंकवाद भी ख़त्म कर देंगे, माइंडसेट भी चेंज कर देंगे, पीस भी आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी और हम कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, ये नहीं होने वाला। आप देखिए, एज एन एनालिस्ट आप कश्मीर की सोसाइटी को अगर स्टडी करें, उन्होंने पिछले 40 साल में क्या देखा है? बंदूक देखी है, खून खराबा, चाहे वो बंदूक आतंकवादी की हो या आर्मी या पुलिस की हो, उन्होंने ये देखा है। और वो देखा ही है उन्होंने कि लोग मर रहे हैं, चाहे वो इधर का मर रहा है चाहे उधर का मर रहा है। तो उस वायलेंस वाले माइंडसेट से उनको निकालना पड़ेगा पहले। दूसरा, उनको क्या बताया गया है? जो उनके नेता हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हों या अलगाववादी नेता हैं, उन्होंने बताया है कि आप जो है मुस्लिम हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं, और आपकी आइडेंटिटी वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कुछ समय पहले एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे फैमिली के एक सदस्य 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले गए, तो उनसे पूछा गया लाल चौक में, आप इंडिया से आए हैं? बिल्कुल। बहुत बुरा लगा था उन्हें। और अभी कुछ 2 साल पहले मैं एक काम के सिलसिले में कश्मीर गई, एक प्रोग्राम होस्ट करने के लिए, और वहाँ मैंने आम लोगों से बात की। और मेरे लिए कश्मीर का ये विज़िट बड़ा इमोशनल था, क्योंकि मैंने वो कश्मीर देखा है जब वायलेंस नहीं थी जी। तो मुझे वो उस तरह की सेपरेटिज्म नहीं दिखी, और लोग वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी से खुश थे। तो वो इस बात से तो खुश थे कि पैसे आ रहे हैं, बिजनेस हो रहा है। लेकिन जब बीच बीच में इस तरह के वाक़ये होते हैं, टेंशन्स होती है, तो लगता है कि शायद ये सब सतही है। बिल्कुल, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। आप देखिए कि पहली बार पहलगाम के हमले के बाद हमने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर, कैंडल लाइट मार्चेस हुए, प्रेयर मीटिंग्स हुई। अब मैं ये नहीं कहता कि ये दर्शाता है कि पूरी सोसाइटी बदल गई, लेकिन ये क्यों हुआ? ये किसी को पैसा नहीं दिया गया कि आप जो है 100 लोग इकट्ठा करके, कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अगले दिन दे जाएंगे। खुद से हुआ। वो लोग इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 6 साल में उन्होंने पहली बार पीस को टेस्ट किया है, शांति को टेस्ट किया है, और देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है। मैंने खुद देखा श्रीनगर में, पहलगाम में, गुलमर्ग में ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, होटल्स इतने फुल हैं कि मन मांगे दाम हो रहे हैं। जो होटल का कमरा 8,000 का होना चाहिए वो 25,000 में बिक रहा है। जो फ्लाइट की टिकट 4-5-6 हज़ार की होनी चाहिए वो 12,000 में बिक रही है। तो ये भी गलत है, लेकिन ये दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी ज़्यादा वहाँ पर है। बट माइंडसेट चेंज में टाइम लगेगा। आप देखिए ना कि लाल चौक जो है, घंटाघर जो है लाल चौक का, वहाँ पर क्या होता था? गीलानी और इसके जितने भी गुर्दे हैं वो सब आते थे, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते थे, जिहाद के नारे लगाते थे, सो कॉल्ड आज़ादी के नारे, पत्थरबाजी होती थी। जामा मस्जिद हर जुम्मे पर नमाज होती थी 1 बजे, और उसके बाद लोग मार जाता था, सीआरपीएफ को पत्थर करते थे, पुलिस पे करते थे, बहुत लोग मार गए इसमें। उमर अब्दुल्ला जो आज मुख्यमंत्री हैं, और मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा, वो नाराज़ हो गए। उमर अब्दुल्ला को मैंने पूछा, अभी एक मेरे मित्र हैं संकेत उपाध्याय, उनका एक कार्यक्रम था, उनको मैंने बोला कि आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास होना चाहिए,
लेकिन आप मुझे बताइए 2010 में जब आप मुख्यमंत्री थे, 110 कश्मीरी यूथ जो है गए स्टोन पेल्टिंग में और क्लैशेस में, और आज ना तो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, ना तो क्लैशेस हो रहा है, ना तो कोई इनोसेंट यूथ जो है आ रहा है। तो आपका लॉ एंड ऑर्डर जब आपके अंडर था तब अच्छा था, या आज का लॉ एंड ऑर्डर सही है जब सेंटर के पास है? जबकि मैं चाहता हूं कि स्टेटहुड वापस आ जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो नाराज हो गए। बट सच्चाई तो यही है कि आपको एक टफ ग्रिप रखनी पड़ेगी, और टफ ग्रिप का मतलब ये नहीं है कि आप एक पुलिस स्टेट बना दें जम्मू कश्मीर को। एक बात ये भी है आदित्य, जब मैं कश्मीर गई थी अभी 2 साल पहले, तो लोगों टैक्सी ड्राइवर से लेकर जो भी लोग वहाँ मिले, जिनके साथ बोलचाल हुई, उनके मन में एक ये खटास थी कि हर चप्पे चप्पे पर सेना है, तो हम गन के साए में, बंदूक के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने तो आपको उदाहरण ही ये दिया कि सोसाइटी ने सिर्फ बंदूक देखी है और वही साया देखा है, लेकिन उसका रीज़न क्या है कि इस्लामी कट्टरपंथी वहाँ पर है, आतंकवाद वहाँ पर है, और वो लोकल लोगों को वहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं। और जब तक वो एक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक कुछ एक सोसाइटी का जो एक फिगर है जो इसको सपोर्ट करता रहेगा और अपनी आइडेंटिटी जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा कि इस्लामी कट्टरपंथी हम करेंगे, तब तक तो ये होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ 370 के बाद। एक तो मैंने ये बात किया लाल चौक का, आज आप लाल चौक पे देखिए, वहाँ पर झंडा लहरा रहा है। आज आप हारी पर्वत जाइए, वहाँ पर झंडा लहरा रहा है। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ झंडा लहरा रहा है। ये पहले और था। अभी उमर अब्दुल्ला खीर भवानी मंदिर में भी गए थे। नहीं, चलिए वो तो चलो मैं कहूँगा कि वो एक ऑप्टिक्स है, और वो पहले भी होता था। वो टू गिव देम देयर फेयर शेयर, चाहे वो नेचुरली वो कर रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, वो उनकी बात है। बट पहले भी फारूक अब्दुल्ला, महबूबा, मुफ्ती सईद, वो नेम से वहाँ जाते थे क्योंकि एनुअल वहाँ पर ये होता है। आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती रही हों या उनके फादर रहे हों, फारूक अब्दुल्ला रहे हों, इन्होंने कहीं ना कहीं अलगाववादियों को बढ़ावा दिया अपनी पॉलिटिक्स के लिए? बिल्कुल। आप देखिए फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद और महबूबा तो सॉफ्ट सेपरेटिज्म करते रहे कई सालों से। इनफैक्ट मैं तो इस हद तक आपको कहूँ कि फारूक अब्दुल्ला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज। वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त। क्या किया उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और वो जगमोहन को ब्लेम करते हैं क्योंकि जगमोहन गवर्नर आए थे। अरे भाई, जब कश्मीरी हिंदुओं को चालू किया तब तो तुम मुख्यमंत्री थे और तुम छिप गए, तुम लंदन चले गए गोल्फ खेलने के लिए जी। तो ये सच्चाई है कि अगर ये किसी दूसरे देश में हुआ होता तो फारूक अब्दुल्ला आज जेल में होते हैं। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि यासीन मलिक ने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को वहाँ 4 लोगों को आज करीबन 35 साल हो गए हैं। वो केस आज भी जम्मू के टाडा कोर्ट में है। अब यासीन मलिक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है तिहाड़ में, लेकिन वो 2017 का हवाला का केस है। जो असली केस आतंकवाद का उसके खिलाफ है, चाहे वो एयरफोर्स के लोगों को का हो, चाहे वो रुबिया सईद की किडनैपिंग का हो। मुफ्ती सईद उस वक्त होम मिनिस्टर थे, कोई उसमें जस्टिस नहीं हुआ। तो कहाँ है कांग्रेस पार्टी, कहाँ है बीजेपी, या कहाँ हैं बाकी लोग जो कहते हैं कि नहीं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं वहाँ पर पीस हो। यासीन मलिक को तो आप कन्विक्ट नहीं कर पाए। और कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वापस लाने का सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा वो तब होगा जब आप यासीन मलिक को फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, जस्टिस ही नहीं हुआ। जो आप रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में या सोसाइटीज़ के बीच में होगा, वो पहले तो जस्टिस से शुरू होगा ना। जस्टिस ही नहीं होगा तो रिकन्सिलिएशन कैसे होगा? आप तो बंदूक रखेंगे सर पे और कहेंगे चलो रिकन्सिलिएशन करो, वैसे नहीं हो सकता। इंसाफ नहीं हुआ। आप देखिए जितने भी कश्मीरी पंडितों को आज एक भी केस में इंसाफ नहीं हुआ है, एक भी केस में आतंकवादी को आपने अरेस्ट नहीं किया है। और FIR आज 30 साल के बाद कह रहे हैं कि वो FIR ही रजिस्टर नहीं हुआ। इंसान को इतिहास उसका खत्म हो गया, उसका परिवार तबाह हो गया, आपने FIR और ही इसके रजिस्टर नहीं किया। लिए पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है, कोई एक पार्टी या सरकार जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। आखिर में आदित्य, आप टेररिज्म के विक्टिम रहे और अब आप टेररिज्म पर खबरें देते हैं एक पत्रकार के तौर पर। क्या एक कश्मीरी होने के नाते ये आपके वर्ल्ड व्यू को एज अ जर्नलिस्ट प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं बताऊंगा। आज से 10-15 साल पहले आपने किसी बड़े अंग्रेज़ी टीवी पत्रकार को पूछा होता तो वो कहते कि नहीं नहीं, हम तो पूरी तरीके से न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल रिपोर्टाज करते हैं, हम बिल्कुल भी बायसेस आने नहीं देते। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ आपको परोस रहे हैं। और वही लोग फिर बाद में राडिया टेप्स में आते हैं या बाकी चीज़ों में आते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं एक टेररिज्म का विक्टिम रहा हूँ। मैं अपना इतिहास तो बदल नहीं सकता,
मैं एक एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ। किसी पार्टी के लिए, किसी आइडियोलॉजी के लिए मैंने काम नहीं किया। इसके लिए मुझे कोई शर्मिंदा वो नहीं है। तो वर्ल्ड व्यू को बिल्कुल प्रभावित करता है, और मैं तो अच्छा है मेरे लिए। आप ये देखिए ना कि मैंने अपने परिवार को सफ़र करते हुए देखा, मैंने अपनी कम्युनिटी को सफ़र करते हुए देखा, मैंने अपने होमलैंड को तबाह होते हुए देखा। आपको जन्नत छोड़ के भागना पड़ा। मैं 9 महीने का था जब मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा। मेरे परिवार कैंप में रहा जम्मू में करीबन 3-4 महीने, और उसके बाद तो मैं उनका हाथ जोड़ता हूँ। जो भी मैं आज हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, माता पिता की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने वो कैंप छोड़ा और वो दिल्ली आए। और दिल्ली में हम उस कमरे में 6 महीने तक रहे जहाँ पर गर्मी में इतना मुश्किल था क्योंकि एक भी विंडो नहीं थी। तो उसमें शकरपुर में हम वहाँ रहे, और उसके बाद हमने ज़िंदगी फिर से शुरुआत की। मैंने अपने माता पिता को देखा है कि किताबें लेकर, क्योंकि वो पब्लिशर थे, तो किताबें लेके नई सड़क और बाकी अलग जगह जाना, किताबें बेचना, और मेरे को बिल्कुल भी या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को सफ़र नहीं हो करते देखना। तो मुझे लगता है कि मेरे वर्ल्ड व्यू को बिल्कुल प्रभावित हुआ है, लेकिन मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, मेरे अंदर एक गुस्सा था जो कि सामने आया है। और मुझे लगता है कि मैं पत्रकार इसीलिए बना कि ऐसे लोग, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हों, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानियों की बात नहीं है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। आप देखिए ना, मैं जब अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी चालू की। मैंने कश्मीरी हिंदुओं पे कोई डॉक्यूमेंट्री आज तक नहीं बनाई, एक छोटी मोटी एक बनाई होगी, लेकिन मैंने अफ़गानिस्तान में जो लड़कियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा सकती, उन पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर मुझे अवार्ड मिला। मैंने एक पत्रकार रॉयटर्स के थे, दानिश सिद्दीकी, जिनको उन पर किसी ने स्टोरी नहीं की, क्योंकि उनको लगा अरे रॉयटर्स हम पे हमला कर देगा या कोई अफ़गान तालिबान हमला कर देगा। मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन की, मैंने उसके परिवार से इंटरव्यू किया, लॉयर से इंटरव्यू किया, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई कि दानिश सिद्दीकी को कैसे तालिबान ने। मैंने कश्मीर जाकर रिटर्न ऑफ सिनेमा जो 30 साल के बाद हुआ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ चलिए आप कश्मीरी हिंदुओं को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, आप कश्मीर को तो सुधारिए पहले। आप जो फतवे जारी हुए थे वहाँ सिनेमा के खिलाफ, वहाँ पर सिनेमा 30 साल के बाद आया। तो वो एक बड़ी स्टोरी है, वो दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कश्मीरियत क्या है और उसका एहसास क्या है, आई थिंक वो लोगों को बताना ज़रूरी है। देखिए, मैं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आपको कहूँगा कि मैं कश्मीरियत में बिलीव नहीं करता, क्योंकि कश्मीरियत जो है ना, हमारे राजनीतिक नेताओं ने कश्मीरियत वर्ड यूज़ कर करके ये ख़राब कर दिया, एक्सप्लॉइट किया है। कश्मीरियत 90 तक बहुत अच्छी टर्म थी, सब साथ में रह रहे थे, कोई आतंकवाद नहीं था, किसी को मार नहीं पड़ रही थी। बट आई थिंक कश्मीरियत अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया बन गया है। तो ये कश्मीरियत में तो मैं नहीं मानता। कश्मीरियत तब होगा जब मैं देखूँगा कि लाल चौक में करीबन 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए, और आज हम तैयार हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस आए और हमारे साथ वहीं रहे जहाँ पर वो पहले रहते थे। वरना रिटर्न कहाँ होगा, और अगर रिटर्न कहीं होगा भी, वो एक अलग कॉलोनी में होगा, वो एक अलग एरिया में होगा, वो उन जगहों पे नहीं होगा जहाँ पर कश्मीरी हिंदू रहते थे। तो मुझे ये लगता है कि 5 अगस्त 2019 तक मुझे लगता था कि कश्मीर नहीं बदलेगा, लेकिन 370 जब सरकार ने कर दिखाया तो मुझे लगा कुछ भी हो सकता है। और मैं ये फर्म बिलीफ रखता हूँ कि चाहे जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कश्मीर शायद उतना ना बदले कि मैं वापस जा सकूँ, लेकिन मेरी फ्यूचर जनरेशन्स जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। और ये कश्मीर पाकिस्तान जितना भी अपना राग अलापे कि जगलर वेन है, ये है, वो है, कश्मीर बदलने नहीं वाला। क्योंकि ऑर्डिनरी जो कश्मीरी मुसलमान है वो भी आज जानता है कि उनकी जो तकदीर है, उनका जो प्रॉस्पेरिटी है, उनका जो पीस फैक्टर है, उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उनका एजुकेशन है, वो हिंदुस्तान के साथ लिखा हुआ है। हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, हमारी नीलमत पुराण है, हमारा राजतरंगिणी है, रिवर ऑफ किंग्स, हमारे आदि शंकराचार्य हैं, वो कश्मीर से हैं। पाकिस्तान की कौन सी हिस्ट्री है? पाकिस्तान तो शैविज़म है, कश्मीरी शैविज़म है। आप देखिए ना, पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ और पाकिस्तान के स्कूलों में इतिहास 1947 से पढ़ाया जाता है। 1947 से पहले का इतिहास वो डरते हैं बताने में, क्योंकि वो इतिहास हिंदुस्तान है और पाकिस्तान का जन्म हिंदुस्तान से हुआ है। तो वो ये नकारेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, बट सच्चाई छिप नहीं सकती, जैसे सूरज की रोशनी छिप नहीं सकती। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन जिस कश्मीर को आपने मिस किया वो कभी आपके लिए साकार हो पाए, आपके रहते हुए। और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा। थैंक यू।